साहब, अफरती साहब और तमाम ज़ेर तरबियत असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपको पता है कि यौम दस्तूर की मुनासिबत से इस महफिल का इनाक़ाद किया गया है। आपको जैसे पता है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए एक उसूल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि बहुत सारे खेल खेले जाते हैं, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, इन तमाम खेलों में आप एक चीज़ देखेंगे कि वहाँ पे कोई ना कोई रूल या उसूल होता है। अगर उसके मुताबिक अगर ये खेल खेला जाए, ये खेल एक कामयाब खेल होगा। अगर इस उसूल के मुताबिक खेल ना खेला जाए तो वहाँ पे लड़ाई और झगड़े हो सकते हैं। इसी तरह ज़िंदगी गुजारने के भी एक उसूल होते हैं और हमारा एक मुल्क जिसमें कई किस्म के तहज़ीब, कल्चर, कई किस्म के मज़ाहिब के लोग यहाँ पे रहते हैं, उनके लिए एक दस्तूर बनाना एक बहुत ही मुश्किल अमर था। आपको पता है कि कितनी मुश्किलों और मेहनत से इस मुल्क को चलाने के लिए एक दस्तूर बनाया गया है और इसी के मुताबिक हमारा मुल्क आज अपनी कामयाबी की तरफ गामज़न है। एक टीचर की हैसियत से हमारी ज़िम्मेदारी आज के दिन क्या होनी चाहिए? ये दस्तूर है, इसके हवाले से हम तमाम असातिज़ा को ये चाहिए कि जगह जगह स्कूल में, शहर में, कस्बों में जाकर हमें अपने दस्तूर की अहमियत के बारे में बताना चाहिए कि हमारा दस्तूर आपके हुकूक़ के हवाले से क्या कहती है। जैसा कि आपने देखा कि पिछले 2 साल से हमारे मुल्क में हर जगह प्रोटेस्ट हुए। जैसे कि NRC के बारे में आपने सुना, उसके बाद CAA के बारे में आपने सुना। ये प्रोटेस्ट क्यों हुए और किन लोगों ने किए? ये प्रोटेस्ट उन्हीं लोगों ने किए जो लोग दस्तूर की अहमियत को जानते थे कि दस्तूर में क्या हमें कहा गया है और जो मौजूदा हुकूमत है वो क्या दस्तूर के मुताबिक काम कर रही या नहीं कर रही है। तो इसलिए हम टीचर को और जो स्टूडेंट हैं उनको दस्तूर के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से उनको ये बताना कि हमारे बुनियादी हुकूक़ कितने हैं और हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या कहता है, पार्ट्स कितने हैं, आर्टिकल कितने हैं, इन तमाम चीज़ों को उनको बताना बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी शुरुआत हम अगर अपने स्कूल से करते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको दस्तूर के हवाले से बहुत कुछ अहम मालूमात हो सकती है। और इसी तरह इस दस्तूर की जो अवेयरनेस है उसको हम आवाम तक लेकर जाएँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको पता ही नहीं कि दस्तूर में हमारे हुकूक़ क्या दिए गए हैं। तो अगर जब वो उस चीज़ से अगर अवेयरनेस रहेंगे तो जाहिर सी बात है वो हुकूमत से मुतालबा कर सकते हैं और हुकूमत अगर दस्तूर के मुताबिक नहीं चलती है तो उसको चलाने पे मजबूर कर सकते हैं। तो आज का हमारा मैसेज यही है कि आप यहाँ पे टीचर बनने के लिए आए हैं। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी, जब आप यहाँ से अपने घर जाएंगे या अगर आपको जॉब मिल जाती है या जब तक आप हमारे स्कूल में रहते हैं, तो आप दस्तूर के बारे में कुछ न कुछ बच्चों को बताते जाइए ताकि बहुत हद तक उनको दस्तूर के हवाले से अहम मालूमात उनको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथी असातिज़ा, रज़ा साहब, बहन हुजूर साहब, पीपल टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, कुछ आपके पीपल टीचर ने भी दस्तूर के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के बारे में जिक्र किया कि संविधान कितना वक्त लगा बनाने में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का क्या रोल था, वो प्रेजाइड कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के। लेकिन आप उसके बैकग्राउंड पे नहीं गए। बैकग्राउंड क्या था कि 1935 एक्ट जो था, जब ये बॉम्बे में पास हुआ और इसमें इक्वलिटी, फर्टिनिटी, जस्टिस, ठीक है, सेकुलरिज्म तो बात की जोड़ है, 60s के बाद जोड़ा गया उसको, सेकुलरिज्म को,
क्या है इक्वलिटी? कभी आपने गौर किया कि इक्वलिटी की बात की कॉन्स्टिट्यूशन में, फर्टिनिटी की बात की, लिबर्टी की बात की, जस्टिस की बात की, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की बात की, तो इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी? आपने अभी बताया कि कुछ पोर्शन आपके आयरलैंड से लिया गया, कुछ कनाडा से लिया गया, कुछ अमेरिका में लिया गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम आपका इंग्लैंड से लिया गया। आपने अभी बताया कि ये लिखित है, गैर लिखित भी होता है कि नहीं होता है? कहाँ पे? इंग्लैंड, राइट, यही मैं जानना चाह रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लैंड में ही सिर्फ ऐसा है जो अनरिटन है, पार्लियामेंट जो रेजोल्यूशन पास कर देती है वही वहाँ का लॉ होता है, ठीक है, और जगह रिटर्न होता है, रिटन फॉर्म में अमेंडमेंट। देखिए कि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो हम इक्वलिटी की बात करते हैं, समाज आप आज़ादी से पहले का देखिए। आपने साउथ अफ्रीका का पढ़ा कि जब नेल्सन मंडेला वहाँ पर रेसिज्म की जो एक्सप्लॉयटेशन था, रेसिज्म की बात चल रही थी, वहाँ पर गोरे कालों की लड़ाई चल रही थी, तो यहाँ कास्ट सिस्टम था, और कास्ट सिस्टम इतना ज़्यादा वर्स्ट था कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि क्या हालत थी। औरतों के बारे में आपने सती प्रथा सिस्टम के बारे में सुना है? आप ये सिर्फ सुना है आपने? नहीं, सुना है या पढ़ा है? देखा नहीं है, या हमने भी नहीं देखा है। लेकिन अभी भी गाँव में आप चले जाइए तो देखिए कि जो आपका शेड्यूल कास्ट है उसको अपने बराबर बैठने नहीं देते, खाना नहीं खाने देते, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी की बात करता है, ठीक है। आप एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते, आप किसी का शोषण नहीं कर सकते, ठीक है। आपका संविधान 26 नवंबर 1949 को गवर्नमेंट ने उसको अडॉप्ट कर लिया, लेकिन उसको इन्फोर्स किया गया वो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी ने वक्त लगाया, उसको किया, बड़े डायलॉग हुए। जब आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो उसमें बहुत डायलॉग्स हुए, ऐसे नहीं अचानक बन गया, सारे लोगों की चीज़ें सुनी गई। आपने देखा कि यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स थे, उनको मर्ज करना था, उनको मर्ज करके एक साथ लाया गया और सबको एक साथ ला। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशन की गई। अगर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आपने पढ़ा है कि गवर्नमेंट या सरकार वो कैसे काम करेगी। लेजिस्लेचर है, जिसे आप मुकन्ना कहते हैं उर्दू में, या विधायिका कहते हैं, ठीक है, उसका काम कानून बनाने का, इन्फोर्स करने का काम नहीं है। हर एक इदारे का काम बांट दिया गया, कौन सा इदारा क्या काम करेगा, कोई उसके कामों में दखल अंदाजी नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम किससे निकल के आए थे? गुलामी से। गुलामी से निकलने के बाद हमने डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट किया। इतने सारे स्टेट थे, उनको एक साथ लाया गया क्योंकि वो बिखरे हुए थे, कोई बड़े थे कोई छोटे थे, फिर भी हमने फेडरल सिस्टम को, संघात्मक सरकार को अपनाया, क्वासी फेडरल अपनाया। क्वासी फेडरल क्यों कहते हैं? पूरी तरीके से संघात्मक नहीं है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। क्वासी क्यों कहते हैं? आर्टिकल 352, आर्टिकल 360, आर्टिकल 356, इसका इन्फोर्समेंट वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ज़्यादा पावरफुल बनाता है। अभी आर्टिकल 356 का बहुत इस्तेमाल किया गया, 352 का भी एक मरतबा इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी में इस्तेमाल किया। उसमें एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाए तो उस हालात में आप आर्टिकल 352 का इस्तेमाल कर सकते हैं। 360 का इकोनॉमिक हालात, आपकी अर्थव्यवस्था एकदम कोलैप्स कर जाए उस हालत में, लेकिन वो इस्तेमाल अभी नहीं हुआ है। 360 आर्टिकल आपका इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन 356 स्टेट गवर्नमेंट को, चुनी हुई स्टेट गवर्नमेंट को गिराने में कांग्रेस का तो एक बहुत बढ़िया ट्रेंड था कि कोई आपके अपोजिशन में आ जाए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, वेलफेयर स्टेट इसको कहा जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है मालूम है? आपने कभी पढ़ा है? बेसिक चीज़ें फंडामेंटल तो पढ़ ली। इक्वलिटी की आपने बात की, लेकिन वो इक्वलिटी आपको पता है कि अभी भी मैं इस नू डिस्ट्रिक्ट में खड़ा हूँ, मैं बहुत ताज्जुब में पड़ गया था कि यहाँ पर छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाती है, और अभी भी गांव में कम उम्र में वो लड़कियों की शादी कर दी जाती है। क्या ये सही है? हमें वो असेस करना पड़ेगा, ठीक है, हमें देखना पड़ेगा। लड़कियों को पढ़ने, एजुकेट नहीं किया जाता है, चाहे क्यों जाएंगी वो लड़कों के बीच में पढ़ेंगे तो पता नहीं क्या क्या करेंगे। वो करने को, अगर मुझे करना है कुछ गलत काम तो आप मुझमें 7 ताले लगा लीजिए, मैं वो कर दूंगा। तो ट्रस्ट तो दिखाना पड़ेगा, पेरेंट्स को ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन वो हमें प्रोटेक्शन देता है।
संविधान हमें प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाएंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में नहीं बना। ये आपका जब स्ट्रगल मूवमेंट जितना स्टार्ट हुआ, सर तो हिस्ट्री के हैं, तो आपको बताएंगे कि स्ट्रगल से ही लोगों ने अपने उस चीज़ को निकालना शुरू किया कि हम क्या क्या चीज़, अगर हम आज़ाद हुए तो हम अपने संविधान को कैसा बनाएंगे। संविधान वही 1935 एक्ट आपको बताया मैंने, वो एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का। वो एक आइडिया था लोगों का, कांग्रेस का आइडिया था कि हम ये लेकर आएंगे और इसके तहत हम अपने मुल्क को गवर्नेंस प्रोवाइड करेंगे। गवर्नेंस में क्या है कि आप इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा। डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप जी रहे हो, इसलिए आप इतना बोल पा रहे हो। अभी आपके मेरे साथी मुदस्सिर साहब हैं, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं बीएड कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बिहार का हूँ। रीजनलिज्म वो बहुत डेंजरस है, मालूम है आपको। आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो रीजनल इम्बैलेंस, रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद, वो देश के तरक्की में रुकावट पैदा करता है। आप पढ़िएगा हर क्लास में। अगर क्षेत्रवाद को छोड़ देंगे, रिलीजियस फैक्टर को छोड़ देंगे, ठीक है, रीजनलिज्म में बढ़ने नहीं दिया। कुछ स्टेट आप देखेंगे बहुत तरक्की कर गए हैं और कुछ स्टेट नहीं कर पाए। आप कभी छोटी क्लास में पढ़िए, जो आपका बेल्जियम और श्रीलंका पावर शेयरिंग आप पढ़िएगा छोटी क्लास में, अगर आप पढ़ाते हैं पावर शेयरिंग पढ़िए। बेल्जियम और श्रीलंका की कन्फ्लिक्ट इसी वजह से था कि आप देखिए कि रीजनल लैंग्वेज को वहाँ पर श्रीलंका में सनाली लैंग्वेज को इतना इन्फोर्स किया गया और उसको वहाँ के मुल्क का लैंग्वेज ही डिक्लेयर कर दिया गया, और जो तमिल थे उनको दबा दिया गया। तो तमिल एंटिटी जो बनी, वो कन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा फैला कि अभी तक नहीं सुधर पाया। लेकिन बेल्जियम में जब फैला ये कि आपके फ्रेंच और आपके डच बोलने वालों में कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, तो मालूम है क्या हुआ कि वहाँ की गवर्नमेंट ने कम्युनिटी गवर्नमेंट को डिक्लेयर कर दिया। कम्युनिटी गवर्नमेंट में कि उनकी जितनी जिसकी रेशियो होगी उसका रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाएगा। तो अगर आप यहाँ हैं पढ़ने, कोई आपसे पूछता है कि आप कहाँ के हो, वी आर द इंडियंस, है ना। हम इंडियंस पहले हैं, फिर हम कुछ और हैं। मैं मुदस्सिर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, आप उसको कमेंट मत समझिएगा। मैं एक बड़े के नाते आपको सलाह दे रहा हूँ, ठीक है। कि हम लोग जब जामिया में पढ़ते थे, डॉक्टर साहब भी जामिया के, भी जामिया के, भी जामिया के, सब ज़्यादातर जामिया के, तो वहाँ हमने तो कभी रीजनलिज्म को देखा नहीं फरोग पाते हुए। हम जानते थे जामियाट्स हैं, जामई हैं और सब लोग एक हैं। ना वहाँ हिंदुइज्म देखा, ना हमने मुस्लिम देखा, ना हमने रीजनलिज्म देखा। थोड़ा बहुत होता था तो उसको इतना क्रश कर दिया जाता था कि वो सब एक साथ रहते थे। और जब आप स्ट्रेंथन होते, कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि आप इक्वल हैं, बराबर हैं। और हम जब बराबरी की बात करते हैं तो सिर्फ एक चीज़ की बराबरी की बात नहीं करते हैं, सब लोग बराबर होंगे, चाहे वो किसी जाति का होगा, चाहे वो किसी धर्म का होगा, चाहे वो किसी भाषा का बोलने वाला होगा, चाहे वो किसी ज्योग्राफिकल कंडीशन का होगा, वो सारे लोग इक्वल होंगे, सारे लोग समान होंगे। तो हम समानता की बात फंडामेंटल राइट से, हमारा लिबर्टी की बात की। फिर रिलीजियस उसको प्रोटेक्ट किया गया कि आप किसी भी रिलीजन को आप मान सकते हैं, उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। कल्चर एंड एजुकेशन है, वो भी आपके फंडामेंटल राइट्स में रखा गया। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो इन सारे ये फंडामेंटल राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करता है, जो आईनी चारा जो जिसे आप कहते हैं, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे कहते हैं, ठीक है। तो संविधान जो है वो, हमारे संविधान को अगर आप पढ़ेंगे तो वो इतना अच्छा है कि हर मुल्क से अच्छा है, बशर्ते कि हम उस संविधान के बताए हुए रास्तों पे चलें। और जो आपके आर्टिकल आए, अमेंडमेंट हुए, अमेंडमेंट तो ज़रूरत के हिसाब से देखिए बदलाव होता है, हमें भी बदलाव करना पड़ता है। जैसे हम टीचिंग करके आए, 96 में मैंने बीएड किया, तो 96 वाला तो नहीं चल रहा है ना, हमें हालात के हिसाब से अपने टेक्निक को बदलना पड़ता है, ठीक है। हम लोग का भी रिफ्रेशर कोर्स होता है, हम लोग भी ट्रेनिंग में जाते हैं ताकि कुछ चीज़ें मोल्ड की जा सकें, मोड़ी जा सकें, जो हालात है उसके अकॉर्डिंग वो बदला जा सके। तो अमेंडमेंट भी वही है कि जो हालात होते हैं कि उस वक्त जो लॉज बने, आपको उसकी ज़रूरत कहीं महसूस हो रही है या कहीं वो हर्डल्स पैदा कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको अमेंड कर दिया जाता है। अमेंडमेंट भी वही है। और पार्लियामेंट आपकी सुप्रीमेसी है, वही आपकी बिल पास करती है। आपके स्टेट में असेंबली सुप्रीमेसी है, वही लॉज फॉर्मुलेट करती है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको इनकलकेट कर दिया जाता है और उसके बाद वो सबको मानना होता है।
अभी देखिए किसानों वाला लॉस देखा आपने, क्योंकि वो पार्लियामेंट से ही वापस होगा। वापस तो प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, ठीक है। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो डिसीजन ले लेता है हो जाता है, लेकिन आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। बनाने के लिए जैसे प्रोसेस होता है, वैसे आपको वापस करने के लिए भी प्रोसेस से पार्लियामेंट में ले जाना होगा, उस पर डिबेट करनी होगी, आपको लोकसभा से फिर राज्यसभा से आपको उसको वापस लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा और वो विड्रॉल होगा, फिर वो नल वाइड हो जाएगा। तो हर चीज का एक प्रोसेस होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यही सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन वेलफेयर स्टेट कहलाता है, हमारा वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट क्या है कि एम्प्लॉयमेंट, आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, वही है कि उसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं सरकारों को कि आपके पास अगर जराए हैं तो लोगों को रोजगार मुहैया करवाइए, लोगों को हॉस्पिटल मुहैया करवाइए, लोगों को ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन आप उनका बेहतर कीजिए, लेकिन उसको बाउंड नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट्स को बाउंड किया जा सकता है, इन्फोर्स किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को बाउंड नहीं किया जा सकता। वो एक्सपेक्टेशन है कि सरकारों के पास अगर रेवेन्यू होगा, पैसा होगा, तो वो ये काम भी करेंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल कभी कभी आता है। खैर मैं काफ़ी डिटेल में चला गया। तो ये आपकी चीज़ें हैं जिसको आपको इंडोर्स करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को आपको बच्चों को डिस्कस करना है, संविधान क्या है। रजा साहब ने बताया कि भैया हम क्लास में जाते हैं, कोई भी सिस्टम चलाने के लिए लॉ ज़रूरी होता है, ठीक है। उस लॉ को अगर हम मानते हैं तभी हम सिस्टम से काम कर पाते हैं, नहीं मानेंगे आप तो बहुत खुशकिस्मत रहे कि आपको फिजिकली आपको क्लास मिल रही है और आप कर रहे हैं, ठीक है। वरना दिल्ली में तो अभी तक फिजिकली क्लास ही नहीं मिल पा रही, दिल्ली में खुल ही नहीं रहा। हम लोग दिल्ली से रोज आते हैं, दिल्ली में क्लास अभी तक नहीं खोल पाए। मेरी बड़ी बेटी जो है वो DLED सेकेंड ईयर में है और उसको टीचिंग प्रैक्टिस करनी है, हफ्ते भर से चक्कर लगा रही, नहीं मिल रहा मौका, क्योंकि क्लास ही अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं कर रही है, फिजिकल खोल भी रही है तो उनको अलाउ नहीं कर रही है, फेज मैनर में खोल रही है। तो आप लोग खुशकिस्मत है कि आपको मौका मिला है, तो आप इसको फ़ायदा उठाइए और क्लास में थोड़ा सा आप लोग टाइम पे जाओ। कई लोग होता